हम्म, तो चलिए इसे समझते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग, मतलब जो एसएससी या रेलवे के नोट्स पढ़ते हैं, हम्म। वो भारतीय संविधान के भाग 11 को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो अनुच्छेद 245 से 263 वाला हिस्सा। हाँ वही, लोगों को लगता है कि यार ये तो बस रट्टा मारने वाली चीज है। हम्म। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हमारा उद्देश्य इसी केंद्र और राज्य संबंधों के जटिल जाल को सुलझाना है। सही कहा आपने। मतलब ये चर्चा केवल तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है। हम ये डिकोड करेंगे कि भारत का जो इतना बड़ा ढांचा है वो हम्म। असल में काम कैसे करता है। हम्म। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये विषय सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये शक्तियों के बंटवारे का एक मास्टर क्लास है। एकदम। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा देश रोजमर्रा के स्तर पर कैसे चलता है, कौन सी ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं। तो चलिए इस मास्टर क्लास की शुरुआत उस ब्लूप्रिंट से करते हैं जो इस पूरे ढांचे की नींव है। मतलब वो 7वीं अनुसूची और 3 सूचियों वाला फंडा। हाँ, वो बहुत बुनियादी हिस्सा है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 245 बहुत ही सरल भाषा में कहता है कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी और जो राज्य के विधानमंडल हैं वो अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाएंगे। सुनिए में बहुत सीधा लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन असली पेच तो तब आता है जब सवाल उठता है कि भाई किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। हाँ, और यहीं पर अनुच्छेद 246 तस्वीर में आता है। एकदम सही। जो शक्तियों को 7वीं अनुसूची के जरिए 3 सूचियों में बांट देता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैं तो इसे एक शेयर्ड अपार्टमेंट की तरह देखता हूँ। अच्छा, शेयर्ड अपार्टमेंट वो कैसे? मान लीजिए 2 रूममेट्स एक साथ रह रहे हैं। अब घर के कुछ काम एक रूममेट के जिम्मे हैं, जैसे बिजली का बिल भरना या मकान मालिक से बात करना। ये हो गई हमारी संघ सूची। दिलचस्प है। और कुछ काम दूसरे रूममेट्स के लिए रिजर्व हैं, जैसे कमरे की सफाई करना या सजावट करना। ये हमारी राज्य सूची हो गई। बिल्कुल। और जो घर का कॉमन एरिया है जैसे किचन या हॉल, हम्म। जहां दोनों को मिलकर काम करना होता है, वो समवर्ती सूची हो गई। अरे वाह, आपने तो एकदम बात पकड़ ली। तो इस समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में जो विषय आते हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन क्या दोनों रूममेट्स हमेशा शांति से किचन शेयर कर लेते हैं? मतलब अगर विवाद हो जाए तो? हाँ, विवाद तो होते ही हैं। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस शेयर्ड अपार्टमेंट के नियमों को कई बार केंद्र के पक्ष में बदला भी गया है। अच्छा। हम्म 1976 का 42वां संविधान संशोधन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ओ, 42वां संशोधन। हम्म उसमें ऐसा क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। उस संशोधन के जरिए 5 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। मतलब राज्य से पावर लेकर साझा सूची में डाल दी। हाँ। कौन कौन से विषय थे वो? इनमें शिक्षा था, वन थे, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा जैसे विषय शामिल थे। शिक्षा को राज्य सूची से क्यों हटाया गया? देखिए, बात ये थी कि 1970 के दशक तक ये महसूस होने लगा था कि शिक्षा सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं हो सकता। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। और जंगल या जंगली जानवर किसी राज्य की राजनीतिक सीमाएं देखकर तो चलते नहीं है। बिल्कुल। शेरिए थोड़ी सोचेगा कि अरे मैं बॉर्डर पार कर रहा हूँ। एकदम सही। इसलिए इन विषयों पर एक साझा नियंत्रण की जरूरत महसूस की गई। लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई ऐसा विषय आ जाए जिसके बारे में संविधान बनाते वक्त किसी ने सोचा ही ना हो। आपका मतलब नई तकनीक या कुछ ऐसा? हाँ, जैसे 1950 में इंटरनेट तो था नहीं, साइबर अपराध नहीं थे, तो ये सब किस सूची में जाएंगे? यहीं पर अनुच्छेद 248 बहुत अहम हो जाता है। 248 उसमें क्या है? ये अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों या रेजिड्यूरी पावर्स की बात करता है। अच्छा, जो बच गया वो। हाँ, जो विषय किसी भी सूची में नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। मतलब सीधा है केंद्र के पास। बिल्कुल। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर सूचियां इतनी साफ हैं तो क्या राज्य सच में अपने दायरे में पूरी तरह स्वतंत्र हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और संसद के पास इतनी पावर है तो क्या राज्य बस नाम के लिए स्वतंत्र हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए ना, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पास कर दे जो कि अनुच्छेद 249 में है, तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। हाँ, ये प्रावधान तो है। और अगर आपातकाल लग जाए अनुच्छेद 250 के तहत, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना हो अनुच्छेद 253 के तहत, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो ऐसे में
क्या राज्य सूची का वजूद सिर्फ एक दिखावा नहीं रह जाता? शायद यही लग रहा होगा कि केंद्र जब चाहे राज्य के मामलों में घुस सकता है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा, तो ये शक्तियां क्या सत्ता हथियाने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये शक्तियां राष्ट्रीय हित के लिए हैं, संकट के समय देश को एक रखने के लिए हैं। तो मतलब ये एक ओवरराइड स्विच है? हाँ, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। अब आप अनुच्छेद 25-52 को ही ले लीजिए। उसमें क्या है? उसमें 2 या 2 से अधिक राज्य खुद संसद से अनुरोध करते हैं कि उनके लिए किसी खास विषय पर कानून बनाया जाए। अरे वाह, मतलब राज्य खुद कह रहे हैं कि आप हमारे लिए कानून बना दो? हाँ, और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि यही लचीलापन भारतीय संविधान की असली ताकत है। ये तो है। कभी कभी राज्यों को तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए होती है, तो वो खुशी खुशी संसद के पास जाते हैं। ये तो बात हो गई जब वो मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब शक्तियों का इतना ओवरलैप है तो जाहिर है कि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव भी होगा ही। हाँ, घर्षण तो तय है। तो शांति बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था है? जैसे मान लीजिए नदियों के पानी के बंटवारे का ही मुद्दा ले लीजिए, बहुत संवेदनशील होता है। पानी का मुद्दा तो हमेशा से विवादित रहा है। क्या इसके लिए कोई अलग नियम है? क्योंकि नदियां तो राज्यों की सीमा ही नहीं मानती। इसके लिए संविधान में बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था है। अनुच्छेद 262। हाँ, ये संसद को अधिकार देता है कि वो अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों के निपटारे के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, इसी के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बना था, ताकि ट्रिब्यूनल बनाकर अदालत के बाहर ही इन तकनीकी मामलों को सुलझाया जा सके। ये तो जल विवाद की बात हो गई। लेकिन अगर विवाद प्रशासनिक हो, नीतियों को लेकर झगड़ा हो, तो क्या होता है? प्रशासनिक समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 है, जो अंतर्राज्यीय परिषद या इंटरस्टेट काउंसिल की बात करता है। ये काउंसिल क्या करती है? ये एक मंच है जहां केंद्र और राज्य एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं। इसकी स्थापना 18 मई 1990 को सार्वजनिक हित में की गई थी। एक मिनट, 1990 में? संविधान तो 1950 में लागू हुआ था, इतने साल बाद क्यों? ये बहुत ही शानदार ऐतिहासिक पहलू है। देखिए, शुरुआत में तो हर जगह एक ही पार्टी की सरकार होती थी, तो झगड़े पार्टी स्तर पे ही सुलझा जाते थे। ओह, मैं समझ गया। बाद में एक क्षेत्रीय दल आ गए। एकदम सही। जब राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें बनने लगीं, तब जाकर 1990 में इस औपचारिक मंच की जरूरत पड़ी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल है। और जब हम सुरक्षा और समानता की बात करते हैं तो एक अनुच्छेद और है ना, 355? हाँ, अनुच्छेद 355। ये सिर्फ शक्तियों का बंटवारा नहीं है। तो फिर क्या है? ये संघ की जिम्मेदारी तय करता है। मतलब केंद्र का ये कर्तव्य है कि वो हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। मतलब केंद्र एक तरह से रक्षक की भूमिका में है। वो कह नहीं सकता कि भाई पुलिस तुम्हारा विषय है, तुम खुद देख लो। बिल्कुल नहीं कह सकता। देश को एक रखना केंद्र की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या होता है जब ये सारी समन्वय समितियां भी काम नहीं करती? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है जब बात सीधी सीधे पैसे की आती है या कानूनी अधिकारों की आती है, तब आखिरी रेफरी कौन होता है? खजाने का बंटवारा कैसे होता है? हाँ, वित्तीय मामले सबसे पेचीदा होते हैं। इसके लिए संस्थागत ढांचे बनाए गए हैं। जैसे पैसे के बंटवारे के लिए वित्त आयोग है, जो टैक्स का पैसा राज्यों में बांटता है। हाँ, और इसके अलावा केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 1983 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग बना था, सरकारी आयोग। ओ, सरकारी आयोग। इसने क्या किया था? इस आयोग ने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई ऐतिहासिक सिफारिशें की थीं, और अगर इन सब के बाद भी बात न बने, कानूनी पेच फंस जाए, तो अनुच्छेद 131 है। इसमें क्या प्रावधान है? इसके तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट सीधे केंद्र और राज्य के विवादों में रेफरी की भूमिका निभाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये सब सुनने में बहुत सैद्धांतिक लगता है, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। अच्छा, कौन सा तथ्य? रेलवे तो पूरी तरह से संघ सूची का विषय है। पटरियां, ट्रेन, सब केंद्र का है। हाँ, रेलवे तो केंद्र चलाता है। लेकिन अगर उसी ट्रेन में कोई घटना हो जाए तो जो रेलवे पुलिस आती है ना, वो असल में राज्य सूची के अधीन आती है। अरे वाह! ट्रेन केंद्र की, लेकिन सुरक्षा देने वाली पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम कर रही होती है, जिस राज्य से वो ट्रेन गुजर रही हो। ये तथ्य सच में किसी को भी चौंका सकता है, और परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा भी जाता है। हाँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि ये व्यवस्था केवल अनुच्छेदों का एक उबाऊ समूह नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत तंत्र है। एकदम। ये एक ऐसा तंत्र है जो भारत जैसी विशाल विविधताओं वाले देश को एक साथ बांधे रखता है। और सुनने वालों को ये समझने में मदद करता है कि देश का प्रशासन पर्दे के पीछे कैसे काम कर रहा है। सही बात है। लेकिन जाने से पहले क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार है जिस पर हमारे सुनने वाले खुद सोच सकें? हाँ, एक विचार तो है। आज हमने देखा कि कैसे 1976 में 42वें संशोधन से विषयों को राज्य से समवर्ती सूची में डाला गया, या कैसे आपातकाल में संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। हाँ, ये तो हमने समझा। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में कभी ऐसा भी हो सकता है जब अवशिष्ट शक्तियों की तरह राज्य सूची के कुछ और महत्वपूर्ण विषय हमेशा के लिए केंद्र के पास चले जाएं? ओह, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या राज्य उतने स्वायत्त रह पाएंगे जितने संविधान निर्माताओं ने सोचे थे?